सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में देवभूमि हिमाचल है। वह हिमाचल जहां पर इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच भी हो चुकी है। जिन्हें वापस लेना था नामांकन वो वापस ले चुके और कुल मिलाकर अंतिम तस्वीर सामने है कि कौन किसके खिलाफ कहां चुनाव लड़ रहा है। 68 विधानसभा सीटें हैं, 55 लाख मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। संघर्ष किस बात के लिए है? संघर्ष इस बात के लिए है कि बदलेगा राज या कायम रहेगा रिवाज। रिवाज से आशय यह है कि हिमाचल के संदर्भ में माना जाता है कि वहां परंपरा है कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती। तकरीबन 35-37 साल से परंपरा चली आ रही है। सरकारें भाजपा और कांग्रेस के बीच में तब्दीली लेती रहती हैं। कितना ही बड़ा राजनेता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, पर जनता है कि वह लगातार दूसरी बार मौका देने में यकीन नहीं रखती। चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह रहे हों, चाहे वो शांता कुमार रहे हों, चाहे वो मामला प्रेम कुमार धूमल का हो, कुल मिलाकर हिमाचल की जनता ने कभी एक सरकार को दोबारा मौका देने के लायक नहीं समझा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार इस रिवाज को बदलने के संकल्प के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव महज एक विधानसभा का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर साख का चुनाव है। साख का चुनाव इसलिए है कि भाजपा और जनसंघ के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब हिमाचल का एक शख्स इस राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। जगत प्रकाश नड्डा वस्तुतः हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल की सरकार में कई वर्षों तक मंत्री रहे, विधायक रहे, अभी सांसद हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का 6 दशक तक चेहरा रहे वीरभद्र सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। वीरभद्र सिंह के बगैर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह इस समय कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में है और वह कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील है। कहाँ बात नरेंद्र मोदी की हो चाहे बात प्रियंका गांधी की, दोनों ही अपने अपनी पार्टी की जीत के लिए प्रयत्नशील हैं, अपने दमखम के साथ मैदान में। पर दिलचस्प मामला यह है कि इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी तो है ही, साथ ही साथ बागियों की उपस्थिति भी पूरे मसले को दिलचस्प बना रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके अनुशासन की मिसालें दी जाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके हाईकमान के इकबाल को लेकर किस्से कहानियां इस समय राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रहते हैं, वो दोनों ही हिमाचल में ध्वस्त हो रखे हैं। क्या अपने आप में अचंभा नहीं है कि 68 सीटों वाले हिमाचल में इस समय 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जाने पहचाने चेहरे बागी की हैसियत से मैदान में हैं। तकरीबन 7 चेहरे कांग्रेस पार्टी के भी मैदान में, पर कांग्रेस और बगावत, कांग्रेस और विद्रोह एक दूसरे के पर्याय हैं। पर भाजपा के संदर्भ में यह अचरज वाला दृश्य कैसे बना हुआ है? तो कुल मिलाकर राजनीतिक तस्वीर काफी गड्ढमड्ढ हो रखी है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से मुंह की खाई थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी 1 साल में जो कदम उठाए उसके बूते सत्ता में रह पाएगी या कांग्रेस वाकई सत्ता में वापसी कर जाएगी? राज रहेगा या रिवाज रहेगा, इस बात पर संघर्ष है। इस संघर्ष के वर्तमान पहलुओं को समझने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हिमाचल की इस चुनावी सियासत पर गंभीरता से बात करते हैं। लेकिन सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। अटल बिहारी वाजपेयी का कहा हुआ है, जिसे हमने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी की जो दुविधा थी, वह आज जब चुनावी मैदान में तमाम राजनेता मैदान में उतरते हैं तो उनके पास भी यह चुनौती खड़ी रहती है। क्या हिमाचल की राजनीति में इस काजल की कोठरी से निकले हुए कोई सफेद कपड़ों वाले चेहरे हैं? ये हम अपने जहन में रखते हैं। आप भी विचार कीजिएगा और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ नरेश चौहान जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हिमाचल कांग्रेस के। संजय शर्मा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंसाइक्लोपीडिया है हिमाचल की सियासत के संदर्भ में, हालांकि राष्ट्रीय मसलों पर भी उनकी पकड़ के हम कायल रहे हैं। पंकज पंडित जी भी हमारे साथ में होंगे, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और इन सबके बीच में एक खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रवीण शर्मा जी, बागी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके सदर मंडी क्षेत्र से मैदान में उतरे हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रवीण शर्मा जी से ही करते हैं। प्रवीण शर्मा जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके अनुशासन की मिसालें दी जाती है। प्रवीण शर्मा जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी का हिमाचल में जन्मा हुआ व्यक्ति इस समय राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहा है, और ऐसी पार्टी से बगावत करके प्रवीण शर्मा जी मैदान में है। अचंभे में हम
क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात इतने प्रतिकूल हैं या भाजपा के पक्ष में हालात इतने प्रतिकूल हैं कि हर व्यक्ति मैदान में उतरने के लिए उतावला है और पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो भी मैदान में उतर रहा है? कहानी क्या है प्रवीण जी? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करता हूं। जी। परंतु ये जो कहा जा रहा है कि मैं बगावत कर रहा हूं और बगावत इसलिए कर रहा हूं कि मुझे चुनावों में टिकट नहीं दिया, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। जी। मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। जी। 2007 में जब उसे टिकट मिला तो शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसने नॉमिनेशन करने के बाद पार्टी के कहने पे टिकट वापस किया। जी। 2012 में मुझे टिकट नहीं मिला तो उस चीज को भी मैंने स्वीकार किया। 2017 में जिस परिवार के साथ हम लोग हमेशा लड़े, पंडित सुखराम जी के परिवार के खिलाफ, उस परिवार से एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, तब भी उस निर्णय को चाहे बुझे मन से लिया, परंतु उस निर्णय को हम लोगों ने स्वीकार किया। परंतु जब आप बार बार वही गलती करते हो, एक व्यक्ति आता है, वो आपकी पार्टी को गालियां देता है, वो आपके प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसता है, वो आपके मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी कह देता है। हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं किस तरह से स्वीकार कर सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे देते हैं, जिस व्यक्ति के प्रति हर कार्यकर्ता के मन में क्षोभ है, जिस व्यक्ति के प्रति हर कार्यकर्ता के मन में गुस्सा है, तो मेरे जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता चुप रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हो सकता है अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया, परंतु मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसने निस्वार्थ ढंग से पिछले 16 वर्षों में पार्टी की सेवा की है, 8 वर्षों तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, जिसने अपनी जिंदगी का ध्येय ही भारतीय जनता पार्टी को मान लिया, मेरे जैसा कार्यकर्ता क्यों चुप रहे? जी। क्या आलाकमान हम लोगों को भेड़ बकरियां सोचता है कि वो चाहता है कि इस तरफ हाँकते हैं तो हम उस तरफ चले जाएंगे, वो कहे कि इस तरफ चलो तो इस तरफ चले जाएंगे? दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1961 में कहा था कि अगर गलती से भी आला कमान गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है तो ये कार्यकर्ता का परम कर्तव्य है कि उस गलत व्यक्ति को हरा दे, ताकि भविष्य में जो है तो आला कमान इस तरह की गलती ना कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम परिवारवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसी 15 अगस्त को कहा। जी। जब हम लोग इन लोगों को अपना ध्येय, अपना सब प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो आप ही मुझे बताइए, क्या मुझ जैसे कार्यकर्ता को गलत निर्णय के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए? अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए, आपने अपने संदर्भ में तो सारा जस्टिफिकेशन दे दिया, पर आप इकलौते नहीं हैं। 20 सीटें और हैं जहां पर भाजपा से संबद्ध व्यक्ति मैदान में है, नीतियों के खिलाफत में मैदान में है। वह भी इसी का शिकार हैं या उनकी कहानी अलग है? वो केवल आप ही हैं जो विचार के स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, या पूरी भाजपा ही हिमाचल में दिग्भ्रमित हो गई और जिसके चलते आप जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरना पड़ा है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी मनोदशा हो सकती है, कोई व्यक्ति किस चीज को आधार लेकर चुनाव लड़ रहा है। बाकी बहुत सारे लोगों इतने दिनों में इतना बिजी, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कि पीछे कौन कौन व्यक्ति इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भर चुका है। जानता हूं मैं सबको, परंतु अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि सच में किस किसने भरा है। परंतु मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि समय है सोचने का। आज से 5 वर्ष पहले एक भी व्यक्ति निर्दलीय नहीं खड़ा। आखिर इन 5 वर्षों में क्या हुआ कि इतना सारा विद्रोह इस पूरे प्रदेश में धधक उठा? पूरे प्रदेश में विद्रोह की ज्वालामुखी आपको मनाने क्यों पड़ रहे हैं? जाके लोग, आप कभी हेलीकॉप्टर भेज के मना रहे हो, कभी आप लोगों को घरों में नेताओं को लेकर मिलवा रहे हो, बाद में आप इस टाइम तो सारे के सारे लोग जो हैं वायदे कर देते हैं। फिर 5 वर्षों तक, जब वो पिछली बार भी यही हुआ ना, आपने वायदे किए, 5 वर्षों तक वो वायदे उन नेताओं के साथ नहीं निभाए। यही वजह है कि आज ज्वालामुखी चारों तरफ को भड़क उठा है। आज मुझे ज्वालामुखी फूटा हुआ है, प्रवीण शर्मा जी बता रहे हैं। आला कमान जमीनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा है। पर मेरे साथ में नरेश चौहान जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये भाजपा की बगावत आपको कितना डरा रही है नरेश चौहान जी? क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है हिमाचल में? इसलिए हर भाजपा का कार्यकर्ता मैदान में उतरने के लिए व्याकुल है। टिकट नहीं मिल रहा है तो बगावत करके मैदान में उतर रहा है। आपको नहीं लग रहा है एक तरफा भाजपा, एक तरफा जयराम ठाकुर, एक तरफा नरेंद्र मोदी, एक तरफा जेपी नड्डा, कहां टिकेंगे आप? कितने हैरान परेशान आप हैं इस समय नरेश जी? नहीं, देखिए, प्रवीण जी ने अपनी और अपनी पार्टी की बड़ी अच्छे से स्थिति बताई कि आज हिमाचल प्रदेश में इनकी क्या स्थितियां। वो तब है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं जी। और वो पिछले 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं और वो खुद प्रयास कर रहे हैं
कि उनके अपना क्षेत्र बिलासपुर से भी सुभाष ठाकुर को नहीं बैठा सके। जी मतलब बागी इतने हो गए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम जी की बात छोड़िए, जिनके प्रदेश के अध्यक्ष है उनकी बात छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रयास के बावजूद इतनी बड़ी बगावत भाजपा के अंदर है और इतने ज्यादा बागी चुनाव मैदान में है। तो ये तो इन्होंने अच्छे से बता दिया कि इसका क्या होने वाला है। जी लेकिन एक चीज साफ तौर पे दिखती है कि ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतने नंबर्स जो है बगावत के तौर पे भाजपा के अंदर, जो अपने आप को एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन कहती थी, उनकी ये हालात है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उनको नाम नहीं पा रहे। जी लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमें कोई डर नहीं। जी हिमाचल प्रदेश का मतदाता और जनता इस वक्त बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार। जी जैसा आपने जिक्र किया कि जो बाई इलेक्शंस में मूड था हिमाचल प्रदेश के जनता का, वो अपना मूड बता चुके हैं। जी लेकिन ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास एक हो रहा है कि डबल इंजन की जो सरकार है, जी वो किस प्रकार का डबल इंजन है कि धन बल का मिसयूज। अब आप जानते हैं कि ये बहुत रिच पार्टी हो चुकी है भाजपा, तो वो अपना एक पूरा धन बल का मिसयूज यहाँ करना चाह रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास हिमाचल प्रदेश के लोगों पे और मतदाताओं पे कि वो अच्छी तरह से समझते हैं कि किस प्रकार आने वाली सरकार किसकी होगी, और प्रदेश का जो विकास 5 सालों में एक कमजोर सरकार की वजह से जो रुका है, उसको आगे गति देने के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जयराम सरकार जो रही 5 साल की, उसमें हर वर्ग जो है परेशान रहा। वो किसान की बात करें, बागवान की बात करें या सरकारी मुलाजिम की आप बात करें, तो पिछले 1 साल से सड़कों पर निरंतर प्रदर्शन करते रहे। चाहे धर्मशाला में सेशन हुआ, चाहे शिमला में असेंबली था, तो हर जगह घेराव होता रहा। लाखों की संख्या में अपनी मांगों को लेके सरकार के पास जाते रहे, लेकिन निकला कुछ नहीं। क्यों? वो निकलना भी नहीं था कि जयराम जी के हाथ में है कुछ नहीं। 5 सालों में जो सरकार चलती रही, वो आरएसएस चलाता रहा या नड्डा साहब दिल्ली से हाईकमांड चलाता रहा। तो मुख्यमंत्री तो रबर स्टैंप थे, उनके पास तो था ही कुछ नहीं। आज जो ये बगावत की भी स्थिति है, इसका भी ये सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री जी का इतना कद ही नहीं है कि उनकी कोई बात ही नहीं मानता ही। एक बात कोई बताइए भी नरेश जी, आप रिवाज के भरोसे हैं, जयराम सरकार काज के भरोसे है। जयराम सरकार कह रहे हैं कि हमने तो कमाल का काम किया है, इसलिए जनता हमारे को मिशन रिपीट के तहत समर्थन देने वाली है। कांग्रेस तो बात करते हैं, सब रिवाज 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 की बात करते हैं। आप सब लोगों ने मान लिया है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लिए इस बार नंबर हमारा है। क्या रिवाज के भरोसे काम हो जाएगा आपका? जी नरेश जी। देखिए, मैं यही बताना हूँ कि रिवाज बदलने की जरूरत नहीं है जब सरकार बदल रही है। जी काहे को रिवाज बदलने? जी जो सरल काम है वो सरकार बदल रही है, दिख रही है। बाई इलेक्शंस में दिख रहा है, नारों से सरकारें नहीं रुक सकती बदलने से। आपने डिलीवर नहीं किया 5 साल में, आपसे हर वर्ग परेशान है। आप कैसे बदल? केवल नारों के दम अच्छा पे नरेश जी, सरकार एक को बात रिपीट बताइए, आप बोल रहे हैं कि इनसे हर कोई परेशान है, आपसे तो आपका संगठन ही परेशान है। पूरी युवक कांग्रेस आपके खिलाफ है। पूरी युवक कांग्रेस जो है काम करने से इंकार कर दी थी। पूरी युवक कांग्रेस को आपने खारिज कर दिया। उदयपुर में आप फैसला ले तो 50% पद, 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे, 50 साल से कम लोगों को दिए जाएंगे। और जब मौका आया युवक कांग्रेस को अंगूठा दिखा दिया। अब युवाओं के बगैर कांग्रेस सोच रही है कि रिवाज कायम रह जाएगा। वाकई नहीं, युवा कांग्रेस अगर आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने काफी लोगों को इस बार भी मौका दिया है। और वो आप युवा कांग्रेस, ये किसको, जो अभी युवा कांग्रेस से निकले लोग हैं वो भी युवा हैं, उनको मौका मिला है। कुछ जगह, 1-2 जगह टिकट चाह रहे थे यूथ कांग्रेस वाले, जी उन्होंने कोशिश की कि किन्नौर का टिकट उनको मिले, जो उनका अध्यक्ष है हमारा युवा यूथ कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश का। लेकिन वो लास्ट तक चलती रही। वो हमारे पास एक मजबूत नेता, जो जी हमारे विपक्ष में जो नेता, एक मजबूत विधानसभा में जिन्होंने काम किया, जगत सिंह नेगी जी, जी और डिप्टी स्पीकर भी रहे और एक बड़े सीनियर लीडर हैं। तो उनका टिकट कटना एक सिटिंग एमएलए का बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कई जगह लोगों को मौका मिला है, नए लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। और ये सारी चीजें, संगठन के अंदर कुछ रोष होता है, उनको पार्टी के लोग और नेता बैठ के बातचीत के सुलझा लेते हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता है, ये चीजें पीछे छूट जाती है और मकसद एक ही रह जाता है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनानी है। उसका कारण है कि हर वर्ग आज इस सरकार से परेशान है। हमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दौरे किए हिमाचल प्रदेश के, लेकिन जो एक उम्मीद थी हिमाचल प्रदेश की जनता को, वो पूरी नहीं हो पाई। और ये जो तो नरेश जी सरकार, तो पूरी तरह आशान्वित है, रिवाज कायम रहने वाला है और राज बदलने वाला है। और नरेश चौहान जी का यह भरोसा संजय शर्मा जी को कितना हतोत्साहित कर रहा है। प्रवीण शर्मा जी का गुस्सा संजय शर्मा जी कुछ महसूस कर पा रहे हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक अनुशासित संगठन की इज्जत सड़क पर तार तार हो रखी है। इतने बागी अकेले हिमाचल में, इतने तो देश में नहीं दिखते थे जितने आज प्रदेश में दिख रहे हैं। संजय शर्मा जी, कितने बेचैन हैं इन हालात को लेकर आप? नहीं, बिल्कुल बेचैन नहीं है मैं। प्रवीण जी हमारे साथी हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूं, उनकी वेदना को मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन कई बार संगठन की कुछ मजबूरियां होती है। संगठन जब आप सरकार बनाने के लिए काम करते हैं तो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो आप इच्छाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्यकर्ताओं को निराश करेंगे या कार्यकर्ताओं का जो है वो यहाँ पे कोई सत्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर अपने कार्यकर्ता का जो है वो सम्मान करना भी जानती है और उनको स्थान देना भी जानती है। संजय शर्मा जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, जिस परिवार ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के संदर्भ में अड़चन डाली, जिस सरकार के अस्तित्व में बने रहने को लेकर अड़ंगा डाला, अर्थात मोदी सरकार को, नाम है उनका अनिल शर्मा, ऐसी क्या मजबूरी है जो मोदी जी के राह में रोड़े डाल रहा था, उसे भी टिकट देने की लाचारी आपकी पार्टी को रही? थोड़ा समझाइए ना, हम समझ नहीं पा रहे। जो मोदी जी के लिए राह में अड़ंगा डाले, अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिए कांग्रेस के टिकट पे 2019 में, उनको पार्टी अभी भी विधानसभा में प्रत्याशी बना रही है। मतलब मोदी का विरोध भी आपके लिए मायने नहीं रखता? देश की प्रगति के लिए जो शख्स सबसे ज्यादा जरूरी आप बताते हैं, उसे रोकने की कोशिश जो कर रहा था, उसको टिकट देना जरूरी लग रहा है? देश से ऊपर सरकार प्रदेश में बने, ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए? जी देखिए, अनिल शर्मा जी हमारी पार्टी से जीते हुए विधायक थे जी। कांग्रेस पार्टी ने जब उनके बेटे आश्रय शर्मा को जो है वो मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया, अनिल शर्मा जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया। अनिल शर्मा जी उसके चुनाव प्रचार के लिए कहीं किसी बूथ पे, किसी जनसभा में, किसी नुक्कड़ सभा में, कहीं किसी व्यक्ति को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं किया कांग्रेस को वोट करने के लिए। उन्होंने एक अनुशासित व्यक्ति की तरह जो उनको आदेश दिया गया कि अब आप पार्टी जो है वो आपको मंत्री पद के ऊपर नहीं देख सकती, आपको इस्तीफा देना होगा क्योंकि आपके परिवार से आपका बेटा जो है वो दूसरी पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। अनिल शर्मा ने हमारी बात को जो है वो पार्टी की बात को सम्मान दिया, उन्होंने वहां से त्याग पत्र दिया। अनिल शर्मा जी ने जो है फिर जो है वो अब चुनाव का टाइम आया, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही बनकर के जो है वो चुनाव लड़ना चाहता हूं और मेरा परिवार भी जो है वो अब बिखराव की तरफ नहीं रहेगा। वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रवीण शर्मा जी का जहां तक सवाल है, मेरे मित्र हैं, मेरे अजीज मित्र हैं, उनका दर्द जितना उनको दर्द है उतना हम भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन संगठन के अंदर केवल चुनाव लड़ना ही जो है वो कोई रास्ता नहीं होता है, और भी बहुत से रास्ते हैं और कुछ मसले होते हैं जो मिल बैठ करके सुलझाए जा सकते हैं। अरे छोड़िए, प्रवीण जी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। 21 सीटों पर भाजपा के बागी मैदान में हैं और ये तब है जब जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, धूमल जी, माननीय सौदान सिंह जी, इतने सिंह लग गए तो भी कुछ शावकों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाए अपनी इस असफलता को लेकर या अपनी इस लोकप्रियता को लेकर। संजय जी कुछ कहेंगे? जी देखिए, जब दल बड़े होते हैं तो कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं, भावनाएं भी जो है वो काफी आगे बढ़ती हैं। कुछ के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता, अब एक सीट के ऊपर एक ही कार्यकर्ता को लड़ाया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 विधानसभा क्षेत्र है तो 68 ही उम्मीदवार एक पार्टी के होंगे जी। तो उस तरह से जो है वो किसी को नहीं है, लेकिन ठीक है, भावनाएं होती है। हमने कोशिश करी, कुछ कार्यकर्ता जो डिसिप्लिन होते हैं वो पार्टी की बात को मानते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, भाग्य आजमाते हैं। और केवल ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो कम से कम टिकटों की खरीद फरोख्त का जो है वो कोई इल्जाम नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कांग्रेस के एक विधायक पूर्व विधायक जिनको टिकट नहीं मिला, राकेश कालिया जी, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी है राजीव शुक्ला जी, उनको 14 करोड़ रुपया जो है वो दे करके टिकट खरीदी गई। तो मुझे अपने संगठन के ऊपर कम से कम, चाहे कोई बागी होकर के भी लड़ रहा है। अच्छा संजय शर्मा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्या कांग्रेस का टिकट इस समय हिमाचल में जीत की गारंटी हो गया है? जो एक टिकट भर के लिए लोग 14 करोड़ का भुगतान करने के लिए तैयार हैं,
कांग्रेस हिमाचल में इतनी लोकप्रिय है इस समय? जी संजय जी। हेलो जी संजय जी। जी देखिए, अब ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना है कि क्यों उनके प्रभारी के ऊपर केवल एक व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाए। बार बार पीछे मंगलेश जी का, एक सुभाष मंगलेश जी का टिकट कटा। उन्होंने कहा कि मैं इनके राष्ट्रीय प्रभारी का जो है उनका पर्दाफाश करूंगा। आज एक और विधायक आकर के, आखिर मुझे समझ नहीं आता है कि करोड़ों रुपया खर्च करके कांग्रेस का टिकट बेचना या कांग्रेस का टिकट खरीदने वाले उनकी मंशा क्या है? आखिर क्या ऐसी संजय शर्मा जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये टिकट खरीदने के पीछे मंशा क्या है, और हम ये नहीं समझ पा रहे कि कांग्रेस की टिकट के लिए इतनी बड़ी कीमत देने के पीछे कारण क्या है। इसका उत्तर लेने के लिए मैं नरेश जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित जी के पास। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से हम लोग देख रहे थे कि आप शायद हिमाचल में भी कुछ कमाल करें, पर चुनाव आ गए, चर्चाओं में आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जो भी मामला है वो भाजपा कांग्रेस के बीच में ही है, राज और रिवाज कुल मिला के भाजपा कांग्रेस के बीच ही रह गया। क्या हुआ पंकज जी? क्या गुजरात में मेहनत ज्यादा हो गई इसलिए हिमाचल उपेक्षित रह गया, या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आप हैं और दमदारी से हैं? क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम हिमाचल प्रदेश में है नहीं। हम हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। और हम हर बार की तरह नए चेहरों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि भाजपा की तरह कांग्रेस के कंधों का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के जो विधायक थे उनको लेकर के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा ना जताए। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है और पूरे दमखम से हमने नए उम्मीदवार दिए हैं। पहली बात से स्पष्ट कर जी। दूं। और दूसरा, हमारा चुनाव प्रचार पूरी जोर शोर से है। सबसे ज्यादा आज तक कार्यक्रम हुए हैं तो आम आदमी पार्टी के ही हुए थे। एकमात्र हमारी पार्टी है जिसने अपना घोषणा पत्र, जिसने अपना गारंटी प्रोग्राम भी लॉन्च किया। तो हमारे बड़े नेताओं ने अलग अलग गारंटियां जारी की। 5 बार केजरीवाल जी हिमाचल आ चुके हैं और 2 दिन बाद दोबारा हिमाचल आ रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग, जो हमारा एक ट्रेंड है आम लोगों को आगे ला करके चुनाव लड़ने का, उसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार हम दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ भी आपको एक बेहतर नतीजे देकर दिखाएंगे। पंकज जी एक बात बताइए, आपने ये कहा कि हम इतने कमजोर नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लोगों को लेकर मैदान में उतरे हैं, पर पंजाब में तो आप ऐसे काफी लोगों को लेकर मैदान में उतरे थे, तो पंजाब में आप कमजोर थे, हिमाचल में आप बेहद मजबूत हैं, यही आपका कहने का आशय है? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब में भी हमारी पहचान आम लोगों को टिकट देने से हुई थी जी। किसी बड़े चेहरे को टिकट देने से नहीं। हमारे जिन लोगों ने 5 मुख्यमंत्री हराए हैं उनके नाम किसी को भी याद नहीं है आज की तारीख में कि वो लोग कौन है। जी। जब शीला दीक्षित को केजरीवाल जी ने हराया था तो उनका पहला ही चुनाव था। जी। अजय माकन जी को हराया था, किसी को याद नहीं है किसने हराया था। देखिए, आम आदमी पार्टी की ताकत है और लोगों का भरोसा है कि जो परिवारवाद की राजनीति है इससे कोई निकाल सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं भाजपा की बात कहता हूँ। मोदी जी ने बड़े जोर शोर से कहा था 15 अगस्त को कि हम परिवारवाद हटाएंगे। हिमाचल प्रदेश में तो 2 नेताओं की पत्नियों को टिकट दे दिया गया। जी। मैं पहली बार देख रहा हूँ चंबा में एंटी इनकम्बेंसी थी विधायक के खिलाफ, तो कहा टिकट बदलेंगे, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। इनके एक जिला अध्यक्ष है, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। और बेटों के तो बहुत उदाहरण हैं। चेतन बरागता है इनके, उनका टिकट काटा था कि हम परिवारवाद के चलते नहीं देंगे, मजबूरी में दोबारा दे दिया जमानत जब्त हुई भाजपा की। देखिए, राजनीति में कहना, करना और दिखाना ये 3 अलग अलग है। और कांग्रेस और भाजपा की स्पष्ट बात कर दूं, अगर आज तक यहाँ 50 साल में रिवाज नहीं बदला है तो उसके जिम्मेवार ये दोनों लोग हैं। ये कभी भी जनता का विश्वास जीत नहीं पाए हैं, इसीलिए ये लोग बारी बारी। अच्छा पंकज जी एक बात बताइए, फिर जाके मैं अश्विनी शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ, राज रहेगा या रिवाज रहेगा? या आपको लगता है दोनों ही नहीं रहेंगे और आप रहेंगे? देखिए, हमारा मानना है इस बार रिवाज जरूर बदलेगा। हाँ। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। अब तीसरा विकल्प लोगों को मिला है तो निश्चित तौर पे इस बार रिवाज बदलेगा, बारी बारी की सरकार नहीं आएगी। मतलब बारी बारी से सरकार नहीं आएगी, ये रिवाज बदलेगा। लेकिन आपसे जानना यह है कि आप वाकई अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत मान रहे हैं कि आप हिमाचल में सरकार बना रहे हैं,
या 2, 5, 7 सीटों तक की ही दावा करने की स्थिति में है। क्योंकि कार्यक्रम हम तब भी करेंगे जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो इसलिए पंकज पंडित जी, हो सकता है हमें उस समय आपकी क्लिपिंग चलानी पड़ जाए, तो इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कहां तक आंक रहे हैं अपने आप को आप? मैं एक स्पष्ट बात बोलूं कि कोई भी पार्टी जब राजनीतिक मैदान में उतरती है तो वो हाजिरी दर्ज कराने में, विशेषकर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, हमने 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राजनीतिक दल है और हमारा रिकॉर्ड है, हम 80 से 88% के साथ सरकार बनाते हैं, वो चाहे दिल्ली है चाहे पंजाब है, जी। ये हमारा रिकॉर्ड है। और जहां हम जाते हैं वहां कांग्रेस रहती नहीं और भाजपा दहाई नहीं छू पाती है। जी दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है भाजपा का, पूरा केंद्रीय नेतृत्व वहां बैठता है। हाँ, लेकिन आपके खाते में गुजरात का चुनाव भी 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे आप। 2017 में 29,000 वोट कुल जमा आए थे 29 सीटों पर। आप उत्तराखंड में भी चुनाव लड़े थे, सीट अभी तक हम खोज रहे हैं कहाँ तक आई थी, थोड़ा विचार कीजिएगा। लेकिन मैं अश्विनी शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। और अश्विनी जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपने तो हिमाचल के इतने चुनाव देखे हैं, सबसे ज्यादा अचंभा जो राजनीतिक हलकों में है वो भाजपा की बगावत को लेकर है। आपसे जानना ये चाहता हूँ, क्या भाजपा की नेतृत्व को लेकर इतनी लोकप्रियता है कि लोगों को लग रहा था कि भाजपा पे टिकट लड़ना, वो भाजपा का पूर्व करता होकर लड़ना भी शायद चुनाव जीतने की गारंटी हो जाए, इसलिए लोग मैदान में उतर रहे हैं, है क्या? या भाजपा का नेतृत्व हिमाचल में अपनी साख खो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी लोग उनका कहा मानने के लिए तैयार नहीं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना इस हालात पर। ये वाला जो इलेक्शन हिमांशु जी आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है जी जैसे अभी आप पार्टी से बात कर रहे थे, बट मेन मुद्दा जैसे आप कह रहे हैं, जो चर्चा का मुद्दा है कि बीजेपी के इतने 21 जो है प्रत्याशी जो रिबेल खड़े हो गए हैं, ये बहुत बड़ी एक समस्या बीजेपी के लिए पैदा हो गई है। और उसके 1-2 कारण मैं बताता हूँ जी। एक कारण ये है कि जितनी देर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और जो नेतृत्व था इस समय, उन्होंने एक बीजेपी के सेक्शन को इग्नोर किया काफी देर तक। और वो अब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद वो सेक्शन, डिप्राइव्ड जो सेक्शन है, जिसको साइडलाइन किया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, जिनको सेक्रेटरीट में आना भी ऐसे लगता है कोई बाहर का व्यक्ति आ गया है, उन लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं, एक वो भूचाल सा आ गया है जी। तो उस तरह से काफी सारे जो वर्कर जिनकी उम्मीद थी आगे बढ़ने की, जिसमें प्रवीण शर्मा जैसे भी लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि अब इलेक्शन अनाउंस हुए तो अपना गुवार निकाला जाए, अपनी पॉपुलैरिटी या अपना जो काम किया है कोविड के दौरान कुछ लोगों ने, उसको टेस्ट किया जाए। एक दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने ये कोशिश करी कि हम कांग्रेस को झटका देते हैं बाहर से लोगों को लेके जी। उसका बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ। काफी सीटों पे मैं बता सकता हूं जहां रिवेल खड़े हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं। अनिल शर्मा जी के एग्जाम्पल को आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और प्रवीण शर्मा जी ने उसको बयान किया और संजय ने उसका पक्ष भी रखा है। ये भी एक सीट ऐसी है जहां पे बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अनिल शर्मा जी काफी देर तक ये देखते रहे कि मैंने कांग्रेस में जाना है या बीजेपी में जाना है एंड में जी। तो अल्टीमेटली उनको ये लगा कि शायद बीजेपी पावर में आ रही है, कांग्रेस तो बटा हुआ कुनबा है, प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज नहीं है, बीजेपी के पास बहुत सारी लीडरशिप है, डबल इंजन की जो बात हो रही है और रिवाज बदलने की बात हो रही है, शायद उसमें मैं निकल जाऊं। तो ये कारण है, 2 बड़े बड़े कारण है। तीसरा कारण एक और है कि अगर बीजेपी का कोई लीडर इलेक्शन लड़ता भी है, उसके बाद उसको पार्टी में शामिल किया जाता है और शायद टिकट भी दिए जाते हैं। तो काफी लोगों ने ये सोचा कि ठीक है, इस इलेक्शन में तो लड़ लेते हैं, आगे 5 साल है हमारे पास या 6 साल है, जो भी है, उसमें हम वापस भी आ जाएंगे। तो इस तरह से 2-3 जो बड़े मुद्दे हैं, उस वजह से बीजेपी में काफी रिवेल हुआ है। और जिस तरह से टिकटों को काटा गया है, मुझे लगता है कि हालांकि बीजेपी कह रही है कि बड़ा साइंटिफिक हमने काम किया है, सर्वे है, बट ये साइंटिफिक काम नहीं हुआ है। इसके मुकाबले में मैं बताऊं, कांग्रेस ने अपने आप को बहुत अच्छे से बचाया है। उन्होंने कोई भी जो पोटेंशियल लीडर था उसको छेड़ा नहीं है, सभी एमएलएस को टिकट दिए गए हैं। एआईसीसी के जो सेक्रेटरीज थे, पूर्व प्रधान थे पार्टी के, सबको नाराज होने से बचा लिया है। इसलिए आज की स्थिति में बीजेपी के लिए ज्यादा संकट है, कांग्रेस के लिए बीजेपी के लिए ज्यादा संकट है। एक बात बताइए अश्विनी जी, एक किरदार है, नाम है उनका प्रेम कुमार धूमल। क्या धूमल 2017 का बदला निकाल रहे हैं? ये सवाल है।
सवाल इस रूप में है कि प्रेम कुमार धूमल को शिकायत है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ 2017 में और इस बार भी उन्हें मैदान से बाहर कर दिया। क्या धूमल को मैदान से बाहर करना सत्ता से भाजपा को बाहर तो नहीं करा देगा? देखिए, मैं उस प्रश्न का सीधे से जवाब नहीं दूंगा, बट कुछ सर्कमस्टांसेस आपके सामने रखूंगा। जैसे मैं बात कर रहा था, एक सेक्शन इग्नोर हुआ बीजेपी का, उसमें प्रेम कुमार धूमल जी या उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी इग्नोर किया गया है जी। और इस समय धूमल जी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया, और लगातार वो काम कर रहे थे। अभी जब जिस दिन एक नॉमिनेशन बनने के लिए अनुराग ठाकुर जी, यूनियन मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनके बेटे हैं, उनके आंसू निकलाए, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक दर्द तो है एक सेक्शन के अंदर। प्रेम कुमार धूमल जी को अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाता, उनको हर फैसले में शामिल किया जाता, तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। एक बात आपसे और समझना चाहता हूं कि जो तमाम भाजपा के अनुभवी राजनेता हैं वो इस बार दुखी दुखी से क्यों दिख रहे हैं? महेश्वर सिंह जी जेपी नड्डा के साथ आम सभा में आते हैं, पर जब भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए अपील करनी होती है तो आंख में आंसू ला देते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये आंख में आंसू तभी क्यों आते हैं जब किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने हैं? और ये आंसू क्या कहानी सुनाएंगे आने वाले समय में? मुझे लगता है कि प्रवीण शर्मा जी ने एक अपनी कहानी जो सुनाई है, इनके आंसू भी निकले हैं जी। और एक नहीं, मुझे लगता है 6-7 लोगों के, कुछ कैंडिडेट्स के भी आंसू निकले हैं, जिसमें एक महिला नेत्री है, वो भी रोई हैं, एक डिप्टी स्पीकर हैं, उनके भी आंसू निकले हैं। कहीं ना कहीं कोई दर्द तो है, जिसका अब जो है जिस दिन मतदान होगा या रिजल्ट निकलेंगे, उसमें सामने आ जाएगा कि दर्द क्या था। अच्छा, अब मैं वापस प्रवीण जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं या भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं? ये जो बागी हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या भाजपा के समर्थन के लिए खड़े रहने का इरादा है या भाजपा को आगे भी सबक सिखाने का इरादा है? थोड़ा इस पे भी रोशनी दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल ही नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह बाकी कार्यकर्ताओं ने काम करके भारतीय जनता पार्टी तो को यहाँ तक पहुंचाया, मेरे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से यहाँ पे काम किया जी। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से तो मुझे ना पहले कोई शिकायत थी ना अब कोई शिकायत है। मुझे सिर्फ एक निर्णय से परेशानी है और मुझे लगता है कि अगर इस निर्णय के खिलाफ नहीं खड़ा होता हूं या मेरे अलावा कोई और कार्यकर्ता नहीं खड़ा होता तो कौन व्यक्ति हमारा विधायक होता? एक वो व्यक्ति जिसके लिए, जैसा अश्विनी शर्मा जी ने कहा, वो व्यक्ति लास्ट टाइम तक इंतजार करते रहे कि मैं कांग्रेस में जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी में जाऊं। आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप भी यही करते हैं ना कि नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं प्रवीण जी थोड़ा आप ये बात समझ नहीं पा रहा। मैं भाजपा से नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं इससे नाराज हूं। ये बात थोड़ी ऊहापोह वाली है। ऐसा तो नहीं कि आप भी दूसरे अनिल शर्मा बनने की तैयारी में हैं, दोनों नावों पे जो है अपने कदम रखे रहें, जब जैसा जरूरत होगी उस नाव पर पूरी तरीके से सवार हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भाजपा से नाराज नहीं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा रिवाज बदलने की तैयारी में, उसमें आप जो है रोड़ा बन के खड़े हो गए हैं। भाजपा सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है, आप समर्पित कार्यकर्ता होने का हवाला देते हैं और भाजपा के खिलाफ में वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा के खिलाफ काम भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं मैं हूं भाजपा के साथ। दोनों चीजें कैसे होंगी भाई? नहीं, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक निर्णय के खिलाफ। दूसरा, अगर मैं इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़के में जीत के आता हूं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। भारतीय संविधान हमें इस बात की आज्ञा देता ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये एसोसिएट मेंबर बनाने की बीमारी कहां से आई, परंतु सच्चाई यही है कि इस तरह का कोई प्रावधान भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और रही बात किसका समर्थन करूंगा, समर्थन तो मैं सिर्फ मुद्दों के आधार के ऊपर करूंगा। मैं आपके इस चैनल में आज भी कह रहा हूं और अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप मुझे इस बात को प्रवीण जी ने अपने लिए विकल्प खोल के रखे हुए हैं। नरेश चौहान जी आश्वस्त हो सकते हैं, भाजपा के बागी भविष्य में आपके लिए भी संभावना का कारण हो सकते हैं अगर आप वहां तक पहुंचे। पर मैं नरेश जी आपके पास आना चाहता हूं। भाजपा पे हमने काफी बात कर ली, कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में किया क्या जो हिमाचल की जनता आप पे भरोसा करे? एक दूसरे की कपड़े फाड़ने के अलावा कांग्रेस करती क्या है? आपके तमाम नेता एक दूसरे के संदर्भ में कीचड़ उछालने के अलावा करते क्या है? भोगे अग्निहोत्री से लेके सुक्खू जी परस्पर लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ और करते हैं?
ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। आपको नहीं लगता है जो भाजपा में आज दिख रहा है पिछले 15 दिन में, आप तो 5 साल से यही तस्वीर दिखाते आ रहे हैं और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं जनता रिवाज कायम रखेगी। ऐसा तो नहीं कि जो हमारे साथ में पंकज पंडित जी, उनकी उम्मीदें परवान चढ़ जाएंगी और जो हालत भाजपा कांग्रेस की पंजाब में हुई वह हिमाचल में हो जाएगी। नहीं, देखिए, आप पूरा विश्वास रखिए। जो आपने जिक्र किया कि 8 दिसंबर को सारी पिक्चर क्लियर होगी कि हिमाचल प्रदेश में ये चुनावों के परिणाम किस दिशा में जाएंगे। हम लोग राजनीतिक जीवन में 35 साल से ऊपर का अनुभव हो चुका है, काफी इलेक्शंस देख चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का मूड को हम अच्छी तरह समझ भी रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही और एक विपक्ष का काम किया, उसी वजह से 4 बाई इलेक्शंस भी जीते। कंबाइंड लीडरशिप में सबको साथ लेके हमने बाई इलेक्शंस लड़े। वही मॉडल हमारा अभी भी चल रहा है कि सबको साथ लेके सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होके इन 5 सालों का जो सरकार रही है आज तक की हिमाचल प्रदेश की, जब से राजनीतिक इतिहास रहा है जी, आज तक की सबसे कमजोर सरकार और कमजोर मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बात बोलने की नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चाई से ये बयान दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर कहीं पकड़ नहीं रही। बड़े कूल चीफ मिनिस्टर है जयराम जी, बड़े कूल वातावरण में 5 साल निकाल गए। सरकार कहां से चल रही है? आरएसएस वाले चला रहे हैं, प्रवीण शर्मा जी चला रहे हैं, या दिल्ली से नड्डा जी रिमोट से चला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो ये सारी चीजें प्रदेश की जनता निरंतर देख रही थी कि आप जो है कोरोना काल को ये मान के कि उसमें विकास नहीं हो सका, हम लोगों के साथ खड़े नहीं हो सके, वो एक अलग एक्सक्यूज था। लेकिन लोगों ने पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड इनका देखा। आप देखिए कि आज इनके अंदर हिम्मत नहीं कि अपना ये 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने रख सके। आज इनको ये नौबत आ रही है कि चुनाव के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को फेस बनाना पड़ रहा है। आप बताइए, एक राज्य के छोटे से राज्यों में प्रधानमंत्री जी 10 बार चुनाव रैली करने आ जाए जी, हमने ऐसा कभी नहीं देखा 35 साल में। ये इसीलिए हो रहा है कि कमजोर सरकार, कमजोर मुख्यमंत्री, और प्रदेश का जो मतदाता है हिमाचल प्रदेश का, वो देश के अंदर सबसे जागरूक है। अच्छा, कमजोर सरकार, कमजोर मुख्यमंत्री, ये तो ठीक है, पर कांग्रेस का क्या? आज आप बात कर रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आज क्यों कर रहे हैं आप तो पहले सरकार में रह लिए। अगर आपको लगता था वो पेंशन स्कीम ठीक थी तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, क्यों नहीं कायम किए थे? या आज अचानक ओल्ड पेंशन स्कीम का दावा करने लगे? क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है, कांग्रेस के पास जनता से कनेक्ट होने के संदर्भ में संकट है, और इसलिए अब आप उन मुद्दों को लेकर बात करना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर प्रदेश या देश का भविष्य कुछ भी रहे, हम सत्ता में कैसे भी रहें? क्या कहते हैं? देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या हमारे लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है या विपक्ष में रह के लोगों के मुद्दे इंपॉर्टेंट है। हमने हर मुद्दे उठाए। आपने पिछले दिनों देखा हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल इज ए एप्पल स्टेट। 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था जो है सेब से हिमाचल को होती है। आप हजारों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, उनकी समस्याएं, सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। और बाद में सीजन आया, उनकी क्या हालात हुई, सेब इंडस्ट्री फ्लॉप हो रही है। उसी तरह सरकारी एम्प्लॉइज लगातार सड़कों पे हैं। आपने ओपीएस का जो जिक्र किया कि हमारी सरकारें भी रही, ये वाजपेयी जी के टाइम में ये फैसला हुआ। मेरी इनसे खुद पर्सनली मुलाकात हुई, जो आज इनके नेता हैं ओपीएस के लोग, वो कहते हैं कि पहले हमें भी कंफ्यूजन था कि शायद हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि आज पेंशन लोगों को 2000 से 4000 रुपए मिल रहे हैं। तो आज इनकी समस्या थी, आज ये डिमांड कर रहे थे 1 साल से निरंतर। कांग्रेस पार्टी ने इसको विधानसभा के अंदर बाहर हर जगह श्योर किया कि हम आपके इस बात को समझते हैं। सरकारी मुलाजिम का ये, जब वो एक रिटायर होता है, उनका एक पूरा हक। माफ कीजिएगा नरेश चौहान जी, तथ्यों के आलोक में बात करते हैं। 2004 से ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हुई, नई पेंशन स्कीम आई। कोई भी पेंशन स्कीम के लिए 30 साल की सर्विस चाहिए या 20 साल की सर्विस चाहिए, अभी तो वो नौबत ही नहीं आई है। ये 2000-4000 की पेंशन की बात कहां से आ गई? नहीं, इसमें आपको मैं करेक्ट कर दूं कि बहुत सारे लोग बिल्कुल रिटायरमेंट पे हैं और उनको पूरा पता लग चुका है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई, जो इसका एक फंड बना था, और उसके बाद जो उनको मिल रहा है 2000-4000 रुपया पेंशन मिल रही। अब आप बताएं, आज के टाइम में 4000 रुपये किसी परिवार का गुजारा हो सकता है? आपने पूरी जिंदगी सरकार के साथ लगाई, आपका अधिकार है ये आपका अधिकार है। नरेश चौहान जी की पार्टी को तब याद आया है, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, इस स्कीम के संदर्भ में फैसला नहीं आया।
हिमाचल में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर कितने ही साल काम किए, ये स्कीम याद नहीं आई। अचानक ये स्कीम सबको याद आ रही है, क्यों याद आ रही है, इस पर विचार होना चाहिए। मुझे जाना है संजय शर्मा जी के पास में, लेकिन प्रवीण जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार प्रवीण जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर संजय शर्मा जी के पास रुक करते हैं। जी प्रवीण जी। ये ओपीएस जो वाली बात है, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से झूठ बोल रही है। जी जब हिमाचल ओपीएस लागू हुई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो मैंडेटरी नहीं थी राज्यों में। जी ये सिर्फ वीरभद्र सिंह की सरकार थी 2004 में, और आप विश्वास नहीं करोगे, इन्होंने जो ओपीएस लागू की वो 2003 31 मई 2003 से लागू कर दी। जी मतलब देश में बुरा हुआ, इन लोगों ने उससे भी ज्यादा बुरा कर दिया। जी और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इस ओपीएस के मुद्दे को उठाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं था। मैंने बहुत सारे लेख भी इस मामले के ऊपर लिखे, क्योंकि मेरे पिताजी खुद अरे प्रवीण जी एक बात बताइए, आपके संदर्भ में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। मैं भाजपा के साथ हूं। अभी आपने बताया कि कितना गलत काम हुआ, किसने किया? भाजपा ने किया। किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। और तो भी आप कहते हैं कि मैं भाजपा के साथ रहा हूं। ये बात समझ में नहीं आती, आपके हो किसके साथ? थोड़ा क्लियर करो भाई प्रवीण जी। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं, ये ओपीएस के मामले में कांग्रेस गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह कर ही रही है, पर कांग्रेस के मामले में, इस ओपीएस के मामले में कांग्रेस भी गुमराह कर रही है। नहीं तो आप मानते हैं ना कि असल खलनायक भाजपा है ओपीएस के मामले में? इससे ज्यादा यहाँ पे तो प्रदेश में कांग्रेस है। प्रवीण जी का मामला तो गड़बड़ है। प्रवीण जी दोनों ही नावों पर रहना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल मैं संजय शर्मा जी के पास चलता हूँ। संजय शर्मा जी, हर तरह से आवाज ये आ रही है, ये 5 साल में सरकार ठीक नहीं रही। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभावी नहीं रहे, एक कमजोर मुख्यमंत्री रहे। इन आरोपों में कुछ कहना है संजय जी? क्या जयराम ठाकुर का शरीफ होना उन्हें कमजोर नहीं साबित कर रहा है? जी, बिल्कुल नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। कमजोर वो प्रधानमंत्री थे जो 10 जनपद के आदेश के ऊपर जो है वो देश के अंदर जो है वो देश के विकास की धज्जियां उड़ाते रहे। जी कमजोर वो प्रधानमंत्री थे जो उनके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता रहा लेकिन वो देखते रहे। कमजोर वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की बात को कभी भी, न देश की विदेश नीति को, न देश की हद आर्थिक हो गई नीति। संजय शर्मा जी, आपके तर्क की लचरता की। हम बात मुख्यमंत्री के संदर्भ में कर रहे हैं, बात हिमाचल के संदर्भ में कर रहे हैं। हिमाचल पर बात करने के संदर्भ में आप देश पे पहुंच गए। हिमाचल को लेकर आपके पास कोई तर्क नहीं है। जयराम ठाकुर के 5 साल के कामकाज की पैरवी करने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है, जो आपको प्रधानमंत्री को निशाने पर लेना पड़ रहा है। वाकई मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री के। अब कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि प्रभावी नहीं रहे, जी जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के अंदर सफल नेतृत्व दिया 5 साल। जो भी समस्या सामने आई, और सबसे बड़ी मानवीय समस्या जो है वो आई कोरोना काल में। कोरोना काल को जिस तरह से हैंडल किया गया, लिमिटेड, बहुत कम संसाधनों के बीच में प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चाहे किसी भी तरह की हेल्थ सर्विस की जरूरत पड़ी, उसको प्रोवाइड किया। चाहे ऑक्सीजन की कमी है, चाहे वेंटिलेटर की कमी थी, सब कमियों को पूरा किया। वैक्सीनेशन में देश के अंदर जो है पहले स्थान के ऊपर आए। इससे ऊपर जो है, अगर मानवीय कोई ऐसी त्रासदी आती है और उसके अंदर जो है वो व्यक्ति कामयाब होकर के निकलता है, अगर उसको अगर कमजोर कहना है तो ये तो फिर ये कांग्रेस में मेरे 2 सवाल है संजय जी आपसे। एक तो आपने कहा कि लिमिटेड संसाधनों के बीच में काम किया। देश में आपकी सरकार, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता बताते हैं कि हिमाचल तो उनका दूसरा घर, अटल जी का भी घर होता था। प्रधानमंत्री जी भी हिमाचल से अपने रिश्तों को बड़ा याद करते हैं। फिर भी आप संसाधनों के लिए रोना रो रहे हैं। हिमाचल के साथ में क्या केंद्र सरकार न्याय नहीं करती, कुछ उदारतापूर्वक व्यवहार नहीं करते? एक तो आपसे ये जानना है, क्योंकि आप यहाँ पर संसाधनों का रोना रो रहे हैं। एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर सरकार के कामकाज पर जो आप दावा कर रहे हैं, साल भर पहले उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, चारों आप हार गए। क्या ऐसे उन कामकाजों के संदर्भ में जनादेश ना माना जाए? क्या बदल गया पिछले 1 साल में, जिसमें आप मान रहे हैं कि जनता का मन बदल गया होगा, जनता का भाव बदल गया होगा, जनता का फैसला भी बदल जाएगा? थोड़ा बताइए ना संजय जी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक उपचुनाव की बात है, हो सकता है वो हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हमें अपने कामों के ऊपर भरोसा था। हो सकता है हम उस पर गलत रहे और हार गए, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। अब ऐसा वो कुछ नहीं है। कांग्रेस ने उत्तरांचल के अंदर बहुत जोर लगाया, बहुत से उन्होंने पापड़ बेलने की कोशिश करी, बहुत सा वहां के लोगों को बरगलाने की कोशिश करी, लेकिन उत्तरांचल के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से कहीं जो है वो नामो निशान तक अपनी
20 सीटें भी अगर ले जाती तो हम इनकी उपलब्धि मानते कि ये जनता के बीच में कहीं अपना आधार बना करके खड़े हैं। ये नहीं है, और यही जो इनकी गलतफहमी है कि 4 उपचुनाव जो है वो हम जीते हैं और वही हमें सरकार बनाने का जो है वो रास्ता दिखाएंगे, तो वही इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जहां तक आपने कहा कि संसाधनों की कमी, देश के अंदर प्रधानमंत्री थे आपके, केंद्र के अंदर सरकार है, और फिर आप संसाधनों का, हम रोना नहीं रो रहे हैं, हम संसाधनों के बीच में, संसाधनों को किस तरह से जनता के बीच में ले जाना है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने सफल नेतृत्व के अंदर जो है इन सारी चीजों को जो है वो हैंडल किया। तो कुल मिला के संजय जी तो अभिभूत है, उन्हें लग रहा है कि 1 साल पुरानी बात को लोग भी भूल गए और हमारा अति आत्मविश्वास रहा होगा, इसलिए वो कहानी हो गई, अब ये कहानी नहीं रहेगी। क्या ये अति आत्मविश्वास है या 1 साल पहले अति आत्मविश्वास था, अब इसका पता तो 8 दिसंबर को चलेगा। लेकिन हमारे साथ में एक और आत्मविश्वास से भरा पूरा शख्स है, नाम है उनका पंकज पंडित। पंकज पंडित जी, अब आपके पास रुक करता हूँ और आपसे जानना ये चाहता हूँ कि भाजपा भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, आप ही आप, ऐसा आपका दावा है, क्यों है? इस पर थोड़ी सी रोशनी दे दीजिए। क्यों आपको लगता है कि हिमाचल की जनता पहली बार मैदान में उतरी, आम आदमी पार्टी के प्रति इतना भरोसा जताएगी कि आपकी सरकार बन जाएगी? देखिए, मुझे लगता है इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ी बात हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जी आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है। जी मैं पूरे देश में बात करूंगा कि केजरीवाल जी पिछली बार हमने जो गारंटियां दी थी, हमने कहा था अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। दिल्ली में हमने गारंटियां पूरी की और केजरीवाल जी ने साफ कहा अगर आपको लगता है मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो नहीं देना। जी क्या जयराम जी में आज इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि मेरी डबल इंजन की सरकार है, इसने इतना ज्यादा विकास किया है, अगर मेरे विकास पे भरोसा है तो मुझे वोट दो, नहीं तो मत देना? नहीं। दूसरी बात कहूंगा, जी पंजाब में हमने 6 महीने में अपनी 5 बड़ी गारंटियां पूरी कर दी। जी ओपीएस की बात करें तो हमने पंजाब में लागू कर दी। जी ओपीएस के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। जी केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और यहाँ पे माननीय वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी। जी उन्होंने चाकू दिया और कांग्रेस ने वो चाकू कर्मचारियों के सीने पर, उनके भविष्य तक के ऊपर ये खंजर मारा। दोनों बराबर के जिम्मेवार हैं। एक कत्ल करने वाला भी इतना जिम्मेवार है जितना कत्ल करवाने वाला। जी आज क्यों याद आई इन्हें, उस समय क्यों नहीं लगा कि ये गलत निर्णय है? दूसरी बात, आज कांग्रेस जो है वो कह रही है, गारंटी दे रही है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। इनको लगातार 35 साल शासन करने पर याद नहीं आई कि ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी स्टेट है, प्रदेश के लोगों को बिजली मुफ्त देनी चाहिए। अब भाजपा की बात करता हूँ। भाजपा को कोरोना के समय लोगों को राहत देने की याद नहीं आई। कभी नहीं सोचा जयराम जी ने, जब मेरे घर में रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, मैं महिलाओं की यात्रा मुक्त कर दूं, पानी मुक्त कर दूं, बिजली मुक्त कर दूं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आती है और पंजाब में पूरी सफाई करके आती है, उसके बाद इन्हें याद आती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को बिजली पानी मुफ्त देना है, महिलाओं को सफर आदर देना है। और देखिए, वो ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी देती है तो रेवड़ी होती है, भाजपा देती है तो उपलब्धि होती है। आम आदमी पार्टी पे लोगों का भरोसा है और ये दोनों दलों के घोषणा पत्र में हमारी सारी योजनाएं शामिल होने का मतलब है कि इन दोनों दलों को पता है कि खतरा किधर है। तो पंकज पंडित जी तो आश्वस्त है कि हम ऐसी घोषणाओं को लेकर आए हैं कि जनता हम पे भरोसा करेगी। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, जानना ये चाहता हूँ, देवभूमि हिमाचल क्या मुफ्त के फेर में फंसने जा रहा है? तीनों ही पार्टियां मुफ्त 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 की ओर हैं। थोड़ी देर पहले हमें संजय जी बता रहे थे संसाधन सीमित हैं, समस्याएं बहुत हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज सीमित हैं, तो होड़ मची है, कौन कितना मुफ्त ना दे दे। ये मुफ्त के खेल में हिमाचल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? क्या कहते हैं अश्विनी जी? आपकी तो भावना इस राज्य के साथ बहुत अंदर तक है, डर नहीं रहे आप ये तीनों पार्टियों के खेल को देखकर? नहीं, इससे बहुत ये अच्छी प्रथा नहीं है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के कुछ पहले भी गाइडलाइंस इशू हो चुकी हैं कि जो ऐसे प्रोमिसेस ना किए जाए जिससे स्टेट की इकोनॉमी अफेक्ट हो। हिमाचल प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए का डेट है अभी। और मैं एक बात और कहूं, कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया था
किया है अभी इस बार कि हम महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ देंगे 18 से 60 वर्ष की आयु तक। जी और मैं कल किसी ऑफिसर से कैलकुलेट करवा के आया हूँ, 60,000 से लेके 65,000 करोड़ रुपया पर एनम इसका खर्चा आएगा। जी और हिमाचल प्रदेश का बजट देख लीजिए आप, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉमिस भी फुलफिल होने वाला है। जहां तक बिजली की बात है, ये ठीक बात है, शुरुआत कहीं से भी की जाए अच्छी है। हिमाचल सरप्लस स्टेट है, बिजली बेचता है, अगर आपके रिसोर्सेज परमिट करते हैं तो लाभ मिलना चाहिए। बट सब कुछ मुफ्त दिया जाए, ये बहुत गलत प्रथा है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पहले कभी हुआ नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करी थी पिछले इलेक्शन में जी कांग्रेस ने, उसको देने में भी कांग्रेस के पसीने छूट गए थे। एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे जीएस बाली, उनकी जी मृत्यु हो गई पीछे। उन्होंने जब अपना रिवोल्ट किया कांग्रेस पार्टी कैबिनेट के अंदर, तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय, तो उन्होंने उस बात को माना और अभी भी वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वाला प्रॉमिस पूरी तरह फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कुछ सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स दी जाती हैं, वो अच्छी बात है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप्ड के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री ने एक स्कीम शुरू की है कि अगर कोई बीमार है, क्रॉनिक पेशेंट है, उसको अटेंड करने के लिए चाहिए। तो इस तरह के वेलफेयर इनिशिएटिव तो ठीक है, बट सब कुछ मुफ्त में लौटाया जाए, ये हिमाचल के लिए ठीक नहीं है। हम दूसरे देशों की इकोनॉमी भी देखें क्या क्या हो रहा है वहां पे, और ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जो है, इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप करना चाहिए। तो हमको लगेगा अब बातचीत के मर पे आते हैं। तो बातचीत का मर ये बोलता है कि हिमाचल में वाकई संघर्ष काफी कठिन है, त्रिकोणीय संघर्ष के हालात हैं। आम आदमी पार्टी भले ही दावा करे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो सरकार बनाए ना बनाए पर नतीजों को प्रभावित करेगी, इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। भाजपा की समस्या बागी बने हुए हैं, इन बागियों से जूझकर भाजपा रिवाज बदलने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, इसमें हमारी दिलचस्पी है। और कांग्रेस जो रिवाज के कायम रहने को लेकर बेहद आश्वस्त है, उसके भरोसे का क्या होगा ये भी जानने में दिलचस्पी है। लेकिन सबके बीच में जो आखिरी बिंदु हमारे बीच में है वो ये कि सत्ता में आने के लिए मुफ्त देने की होड़ कहीं इस राज्य को, जिसे देवभूमि कहकर संबोधित किया जाता है, किसी और भूमि के रूप में तो याद नहीं करा देगा। ये सवाल जहन में आना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा अपनी जगह, पर वोटों की सुरक्षा की खातिर पैसों की बंदरबाट, इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। क्या हिमाचल की जनता इस बंदरबाट से परे रह के क्या उसके हित में बेहतर है, उसके आधार पर फैसला ले पाएगी, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब प्रासंगिक पंक्तियों का। एक जनता का प्रतिनिधि कवि हुआ, नाम है उसका अदम गोडवी। उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां हमारे को मिली जो हम इस मौके पर साझा करते हैं। उन्होंने लिखा कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ के नखाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो आवाज में। तो अदम गोडवी ने जो कि ये बगावत की बात कही, इसके लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल इतनी कि इस देश के संविधान ने आपको मत देने का अधिकार दिया है। अपने विवेक का परिचय दीजिएगा, 12 नवंबर को अपने मत के अधिकार का उपयोग कीजिएगा। उस मत का अधिकार ही अपने आप में बगावत है। उस बगावत के माध्यम से आप जिसके साथ भी जाना चाहते हैं उसके साथ खड़े हो जाइएगा। इस उम्मीद के साथ, इस अपील के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए